नमो नमः छात्रमित्राणि, नमः संस्कृताय। कि जैसे कि आप सभी जानते हो, हम जो भाषा सीखते हैं, जो भी हम भाषाएं बोलते हैं, उसके द्वारा ही हमारे विचार प्रकट होते हैं और इन्हीं विचारों द्वारा हम अपना जीवन आराम से बिताने का सवाल हमारे सामने, हर एक के सामने एक चीज मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि यदि भाषा ही न होती तो क्या होता। तो इतना ही होता कि आज हम जो भी कर रहे हैं इस अवस्था में इंसान कभी भी नहीं आता। डेफिनेटली क्यों? तो या भाष्यते सा भाषा, जो बोली जाती है उसे हम भाषा कहते हैं। तो आप सब खुश रहें, सभी को अच्छा, भगवान करे कि आप सबकी सेहत अच्छी हो। इसी कामना के साथ मैं आज के लेसन के साथ आपके सामने आ रहा हूँ। इस लेसन में हम आज रिवाइज हम कर रहे हैं कि जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, आज के लेसन में हम वर्णमाला, हमारा जो पार्ट चल रहा है हमारे स्टैंडर्ड के लिए, उसके आगे कल हमने स्वरों का अभ्यास किया है। स्वरों में हमने वर्णमाला की व्याख्या पहले देखी है। संस्कृत में वर्ण कितने हैं? वेरी गुड, संस्कृत में वर्ण है 46 और इन 46 वर्णों के साथ और इन 46 ये जो 46 वर्ण है, इन 46 वर्णों के साथ हम ये भी देख चुके हैं कि ये 46 वर्ण किन किन द्वारा बने हैं? स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। पहले है स्वर, दूसरा है व्यंजन और तीसरा है अयोगवाह। कि जैसे कि हम देख सकते हैं ह्रस्व स्वर पहले देखे हैं हमने। ह्रस्व स्वर कौन से हैं? वेरी गुड, आप भी पढ़ सकते हो अ, ई, उ, रू और रू। और उसके बाद दीर्घ स्वर कौन से हैं? आ, ई, उ और रू। और उसके बाद संयुक्त स्वर कौन से हैं? ए, ऐ, ओ और औ। इनके बाद प्लुत स्वर आते हैं। प्लुत स्वरों के बारे में हम जानते हैं कि प्लुत स्वरों का उच्चारण किस तरह से हम करते हैं कि आ, ई, उ, यानी कि जिनके उच्चारण में हमें थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है, हमें जरा सा दीर्घ उच्चारण करने में जरा सा वक्त लगता है, हम उन्हें कहते हैं प्लुत स्वर। पहले हमने देखे हैं ह्रस्व स्वर, बाद में दीर्घ स्वर, उसके बाद संयुक्त स्वर और उसके बाद प्लुत स्वर हम देख चुके हैं। और इन्हीं प्लुत स्वरों के द्वारा हम ये भी समझ सकते हैं कि संस्कृत का व्याकरण इन स्वरों के आधार पर ही अपने शब्दों को आगे बढ़ाता है। यानी कि जैसे कि हम सभी जानते हैं, स्वर है तो ही एकाध व्यंजन पूर्ण रूप से तैयार होता है। यदि स्वर न हो तो व्यंजन ठीक तरह से तैयार नहीं होंगे। तो आगे हम देखेंगे कि व्यंजन किसे हम कहें और व्यंजनों की परिभाषा हमारे सामने क्या रखी गई है। जैसे कि आप सभी जानते हो, व्यंजन हम किन्हें कहते हैं? व्यंजन हम किसे कहते हैं? पढ़ो पढ़ो, बुक में आपकी व्याख्या दी गई है, पढ़ो, मैं रुकता हूं तब तक। हाँ, व्यंजन हम उन्हें कहते हैं कि जिनका उच्चारण करते वक्त
हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। विदाउट स्वर हम व्यंजनों का उच्चारण नहीं कर सकते। व्यंजन क, रा, स, हम तीनों व्यंजन यहाँ पर देख सकते हैं। और ये तीनों व्यंजन मूल रूप से ये व्यंजन कब बनेंगे? जब हलंत रूप, मूल रूप से वह हलंत होता है, लेकिन उसके साथ अ स्वर जुड़ेगा तो क बनेगा, र के साथ आ स्वर जुड़ेगा तो रा बनेगा, और स के साथ अ स्वर जुड़ेगा तो करेक्ट क्या बनेगा? स बनेगा। तो संस्कृत की इस वर्णमाला में हमें ये चीज बहुत ही आवश्यक है कि हमें ये समझ लेना चाहिए कि व्यंजनों का मूल स्वरों के द्वारा ही तैयार होता है, और उन्हीं के द्वारा हम अच्छी तरह से इनका यूज हमारी लाइफ में ठीक तरह से कर सकते हैं। तो आज अब तक हमने देखा है कि स्वर 13 है। स्वर है अ, आ, ई, उ, रु, रू, ए, ऐ, ओ, औ। और उसके बाद उन स्वरों में ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? ह्रस्व स्वर है अ, ई, उ, रु और रू। और उसके बाद दीर्घ स्वर है आ, ई, उ और रू। उसके बाद आते हैं संयुक्त स्वर। जब हम दो स्वरों को जोड़कर एक नया स्वर तैयार करते हैं तब हम उन्हें कहते हैं करेक्ट संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ, औ। और लास्ट पॉइंट कौन सा था? प्लुत स्वरों का था, जो कि हम देख चुके हैं। लेकिन अभी हमें व्यंजन का अभ्यास आज करना है। व्यंजन वे वर्ण हैं जिन्हें बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है, यानी कि स्वरों के बजाय हम व्यंजनों का उच्चारण कर ही नहीं सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्वर नहीं होंगे तो मैंने पहले ही आपको थोड़ी देर पहले ही व्यंजनों की व्याख्या बोली है, फिर से वही व्याख्या मैं अभी रिपीट कर रहा हूं कि व्यंजन वे वर्ण हैं जिन्हें बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें भी कुछ प्रकार है। क्या क्या प्रकार हैं अभी हम देखने वाले हैं। व्यंजनों में स्पर्श व्यंजन क से लेकर के व तक क्या है? सारे स्पर्श व्यंजन हैं। उसके बाद आते हैं अंतस्थ व्यंजन कि जिनका उच्चारण करते समय अंतस्थ व्यंजनों की व्याख्या क्या दी गई है? आपकी किताब निकालिए। इन्हें बोलते समय मुख से हवा थोड़ा रुक कर निकलती है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। य, र, ल, व, ये सारे क्या है? ये सारे अंतस्थ व्यंजन हैं। और अंत में है ऊष्म व्यंजन। ठीक है स्टूडेंट्स, अंत में है ऊष्म व्यंजन। वे है श, श, स और ह। श, श, स और ह। श कौन सा है? यस, शाहमृत का श है, शार्वी का श है, बाद में श है षटकोण का, बाद में आएगा यस। इन मराठी हम गाना गाते हैं स, सा, रे, स, सा। हाँ, तो उस तरह से स है, समीर नाम आता है, उस तरह से ये स है और ह है कि ये ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं पढ़ेंगे हम। इन्हें बोलते समय मुख से गर्म हवा निकलती है, इसलिए हम इन्हें कहते हैं ऊष्म व्यंजन। तो थोड़ा सा अभ्यास करना है व्यंजनों के बारे में, आज हम अभी देखते हैं। आप देख सकते हो कि आपके सामने अब एक इमेज है और इस इमेज में आप भी देख सकते हो कि ये कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? सोच सकते हैं हम, समझ सकते हैं हम, क्या कह रहा है ये। इसमें अभी आप भी देख सकते हो, पहले है वर्ग व्यंजन,
उसके बाद है अंतस्थ व्यंजन और उसके बाद है श, श, स और ह। ये क्या है सारे? ये सारे है वेरी गुड, ये है ऊष्म व्यंजन कि जिनका उच्चारण करते समय गर्म हवा मुंह से निकलती है, तब हम उन्हें कहते हैं ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? य, र, ल, व, कि जिनका उच्चारण करते समय मुंह से थोड़ा हवा रुक कर निकलती है, हम उन्हें कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। व्यंजनों के बारे में कुछ तो कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है देखते हैं हम। आप सभी जानते हो कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ऐसे ये 5 वर्ग किए गए हैं। यानी कि 5 पार्टीज में या 5 अलग-अलग गुटों में 25 वर्णों को अलग-अलग रख दिया है। तो ये 25 वर्ण किस वजह से इनको अलग-अलग किया है? तो इनके अंत में जो भी एक वर्ण आता है, न, य, न, म, ग, य, न, म, तो वाङ्मय का न है ये है पांचजन्य का, बाद में न ये बाण का न है, ये है नल का न, और ये यस माता का म। और इसका यही हमसे कहना है कि इनका उच्चारण करते समय ग, य, न, म, इनका उच्चारण करते समय हम वो ध्वनि नाक से निकालते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? वेरी गुड, हम इसे कहते हैं अनुनासिक व्यंजन। हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं अनुनासिक व्यंजन। और इसी अनुनासिक व्यंजनों के साथ इसे हम इन्हीं अनुनासिक वर्णों को पंचम वर्ण कहते हैं। क्यों? तो 4 वर्ण हैं, क, ख, ग, घ, च, छ, ज, छ, ट, ठ, ड, ढ, द, थ, द, ध। लेकिन 5वां वर्ण क्या है? अनुनासिक है, कि जिनका उच्चारण करते समय आवाज नाक से आती है, हम नासिका का उपयोग करते हैं, हम उसको यूज करते हैं। इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं? इसे हम पंचम वर्ण कहते हैं। यस, अनुनासिक व्यंजन, ऐसा हम इसे कहते हैं। तो अभी आपको क्या करना है? नोटबुक निकालना है और ये लिख लेना है जल्द से जल्द, ठीक है? लिख लो। हाँ तो स्टूडेंट्स, आपने ये लिख लिया ही होगा, डेफिनेटली मैं जानता हूँ। और आपके साथ एक चीज शेयर करनी थी कि आप भी जानते हो कि क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, इन्हें हम क्या कहते हैं? करेक्ट, हम इन्हें कहते हैं स्पर्श व्यंजनानि। स्पर्श व्यंजनानि हम इन्हें क्यों कहते हैं? तो उसका कारण एक ही है कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं, इन 25 जो वर्ण है ना बेटा, क से लेकर के म तक, ये जो 25 वर्ण है, 25 ये जो लेटर्स है, इनको हमने 5 अलग-अलग क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग में डिवाइड किया है। और इन्हें हमने इसलिए डिवाइड किया है बच्चों कि ये हमें अच्छी तरह से, ठीक तरह से समझ में आए। क्यों? तो इनका उच्चारण करते समय सामान्य रूप से आपकी बुक में भी दिया है, आप भी देख सकते हो, मैं भी देख रहा हूं। क्या है कि इनका उच्चारण करते समय मुख से कंठ, तालु, मूर्धा, दंत यानी कि दांत,
लिप्स आदि भागों का स्पर्श होता है, इसलिए हम इन्हें कहते हैं स्पर्श व्यंजनानि। स्पर्श व्यंजनानि कति सन्ति? स्पर्श व्यंजनानि पंचविंशतिः सन्ति। पंचविंशतिः इट मींस करेक्ट, पंचविंशतिः इट मींस 25 गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 से लेकर के क से लेकर के म तक। ये क्या है? ये सारे स्पर्श व्यंजन है। तो आज के पाठ में हमने जो भी देखा है ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखकर आगे बढ़ना है। आज के पाठ में हमने सर्वप्रथम स्वरों का अभ्यास किया है। स्वरों में अ आ इ ई उ रू रू ए ऐ ओ औ, ये 13 स्वर। बाद में उनके प्रकार क्या है? ह्रस्व, दीर्घ, संयुक्त और प्लुत, इनका भी हमने अध्ययन किया है। बाद में आज के इस रिवाइज करने के इस लेसन में व्यंजनों का अध्ययन किया है कि जिनको बोलते वक्त स्वरों की आवश्यकता होती है, हम उन्हें कहते हैं व्यंजन। व्यंजनों में 3 प्रकार मूल रूप से पढ़ते हैं। पहले है 25 स्पर्श व्यंजन, बाद के 4 है य र ल व करेक्ट अंतस्थ व्यंजन, और अंत में है श श स और ह। ये क्या है? ये सारे हैं ऊष्म व्यंजन। तो जाते जाते इतना ही कहूंगा कि आप ये वीडियोस ठीक तरह से देखिए और बाद में ही क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, धन्यवादाः।